हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आपको वेलकम करता हूं मेरे चैनल में और मैं आप लोगों को आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है आप लोग देख ही पा रहे हो, मेरा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज मैं आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है बैलेंस शीट और दूसरा होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट क्या दिखाता है दोस्तों? बैलेंस शीट दिखाता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट या एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका बिजनेस का स्थिति कैसा है। बहुत ज्यादा अगर साउंड स्थिति है तो वो भी पता चल जाएगा। साउंड मतलब बहुत ही सही है, बहुत ही स्टेबल है, बिजनेस को किसी भी तरह का खतरा नहीं है डूबने का, तो वो भी पता चल जाएगा। आपको बैलेंस शीट देखने से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बैलेंस शीट देखने से कि बिजनेस कितना पानी में है, मतलब कितना ज्यादा उसका उधार हो रहा है, कितना ज्यादा कर्जे में वो डूबा हुआ है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा बिजनेस का करंट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, तो जो कि काफी हद तक अच्छा है। ठीक है, जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो बिजनेस में अलग अलग कंपनीज के बिजनेस का शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जान लेना, ताकि उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम लोग मतलब कोई ऐसा कंपनी में तो पैसा नहीं लगा रहे हैं जो डूब जाएगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कैसा सही रहेगा, सेफ्टी रहेगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने से। तो आइए देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। इसको दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज द एसेट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द लायबिलिटीज। तो ये देखिए, मैंने कैमरा ओपन कर दिया। तो वन इज एसेट्स एंड द अदर इज लायबिलिटीज। तो एसेट्स को फर्दर देखिए हम लोग क्या क्या पार्ट्स में हम लोग इसको बांट सकते हैं। एसेट्स को हम लोग बांट सकते हैं इनटू फिक्स्ड एसेट्स, देन वी कैन डिवाइड इट इनटू करंट एसेट्स एंड ऑल्सो वी कैन डिवाइड इट इनटू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो एसेट्स को हम लोग तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर हम लोग किस पार्ट्स में बांट सकते हैं? अच्छा, बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ कि फिक्स्ड एसेट्स इज आल्सो कॉल्ड एज द नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट कौन सा होता है दोस्तों? एसेट वो होता है जो हमारे लिए प्रॉफिट जनरेट करेगा, हमारे लिए इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा, हमें कोई ना कोई फायदा पहुंचाएगा, तो वो हम लोग के लिए हो जाएगा एसेट्स। और लायबिलिटीज इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आइटम होता है, जिसके ऐसा कोई आइटम जिसके वजह से हम लोगों को किसी को पैसा देना पड़ेगा, हम लोगों को किसी को इकोनॉमिक बेनिफिट देना पड़ेगा, वो हो जाएगा हमारे लिए लायबिलिटीज। तो फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स आप देखिए उसमें क्या क्या आ रहा है, उसको फर्दर दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। One is called as intangible assets and the other is called as tangible assets. Intangible assets मतलब वो assets जिसको आप लोग छू नहीं पाओगे या देख नहीं पाओगे, उसको हम लोग बोलते हैं intangible assets। और जिन assets को आप छू पाओगे, देख पाओगे, वो हो जाएगा tangible assets। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सभी चीजें हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो इन सारे एसेट्स को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सब अधिकार होता है किसी व्यक्ति का, तो इन एसेट्स को हम लोग बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। तो इसके बाद आप देखिए इन्वेस्टमेंट्स को, अच्छा करंट एसेट्स को भी फर्दर दो पार्ट्स में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ए करंट एसेट्स, बी लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स में आता है आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, ये सारी चीजें आपके आ जाएंगे करंट एसेट्स में। अच्छा लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आएगा? आप अगर शॉर्ट टर्म लोन्स किसी को दोगे, ठीक है, एडवांस दोगे जहां पे कोई इंटरेस्ट वगैरह चार्ज नहीं हो रहा है, तो वो सारा चीज आपके लिए एसेट्स हो जाएगा। ये सारा पैसा जो है आपके लिए लोन्स एंड एडवांसेस के कैटेगरी में आ जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस जब बोलेगा तो समझ लेना आप किसी को लोन दे रहे हो। जब बोरोइंग्स बोलेगा तो समझ लेना आप किसी से लोन ले रहे हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है आपका कैपिटल, दूसरा आ रहा है रिजर्व्स और तीसरा आ रहा है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज और साथ में आ रहा है आपका करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में ए करंट लायबिलिटीज, बी प्रोविजन, दो अलग अलग पार्ट यहाँ पे निकल रहा है।
तो लायबिलिटीज में अगर डिस्कस किया जाए तो लायबिलिटीज का सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है, देखिए दोस्तों, नॉन करेंट लायबिलिटीज का अगर बात करेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज तो टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स, टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स, इसको हम लोग बोरोइंग्स भी बोलते हैं, बोरोइंग्स। ये सबसे बेस्ट उदाहरण है नॉन करेंट लायबिलिटीज का। ठीक है, आप किसी दूसरे पार्टी से भी लोन ले सकते हो, वो भी आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी रहेगा, प्रोवाइडेड आपको इसका पैसा काफी साल के बाद चुकाना होगा। कंप्लीट पैसा जब आप 1 साल से ज्यादा लंबे समय के लिए आप रखे हो और 1 साल के बाद जब चुकाओगे तो वो आपके लिए हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ रहा होगा। और करंट लायबिलिटीज आपको 1 ईयर के अंदर अंदर चुकाना होगा। जैसे किसी दुकानदार से आपने उधार में मान लिया तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको 1 महीने का टाइम देगा, 2 महीने का टाइम देगा, 3 महीने का टाइम देगा, उससे ज्यादा जनरली नहीं मिलता है। तो ये सब आपके लिए हो जाएगा करंट लायबिलिटीज। आई थिंक पूरी तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। यानी कि क्रेडिटर्स वगैरह आपका हो गया करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लोन्स टेकन फ्रॉम बैंक्स एटसेट्रा, बोरोइंग्स, ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये सब हो जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देखिए मेनली 2 पार्ट्स आता है। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा आता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली क्या शो करता है, इट शोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द करेंट ईयर, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, एक बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस होगा, फाइनेंशियल मतलब वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि खराब परफॉर्म कर रहा है। तो ये बात अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हम लोगों को देखना होगा उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब सीधी बात, अगर बिजनेसमैन जानना चाहता है उसके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है तो उसको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज की डेट में गवर्नमेंट एजेंसीज भी प्रॉफिट एंड लॉस से काफी ज्यादा वो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, बिकॉज प्रॉफिट के बेसिस पे ही इनकम टैक्स आपको देना रहता है बिजनेस। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है। ट्रेडिंग अकाउंट इट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। बिजनेस करने के लिए बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे कि मटेरियल परचेज करना, बिना मटेरियल का गुड्स ही नहीं बनेगा। जो गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है वो सब आपके हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो गुड्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है वो सब आपके हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे। तो गुड्स जो बिजनेस का गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट इनकम्स ये सब हो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। इट इंक्लूड्स आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन द फैक्ट्री। तो मेनली यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड जितने आइटम्स हैं वो आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और ऑफिस से रिलेटेड आइटम्स होंगे, जैसे कि ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदे हैं, पोस्टेज, प्रिंटिंग, ये सब चीज का के पीछे जो खर्चा हुआ है दोज विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनफैक्ट जो सैलरी हम लोग स्टाफ को देंगे वो भी कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट भरेंगे वो भी कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस का रेंट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसके बाद अब देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट शोज द नेट प्रॉफिट, इट इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम। मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को इसका कंप्लीट फॉर्मेट बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद इसका जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ विच आर रिलेटेड टू द ऑफिस, यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है ऑफिस से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ आ गया। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो लेट अस डिस्कस हाउ द ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पे तैयार किया है। ओपनिंग स्टॉक का मतलब ईयर के बिगनिंग में जो इन्वेंट्री आपका रहता है वो, तो उसको आप यहाँ पे दिखाओ। उसके अलावा
यहाँ पे परचेजेस दिखाओ, परचेजेस मतलब जितने का माल आपने खरीदा, ठीक है, जो माल आपने लौटा दिया वो हो गया परचेज रिटर्न, वो माइनस हो जाएगा। इसके अलावा अच्छा और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन वो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स करके एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपका जैसे रॉयल्टी और हायर चार्जेस। रॉयल्टी और हायर चार्जेस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट से हमने कोई कोल फील्ड को लीज पे लिया, या किसी आदमी से कोई कोल फील्ड को लीज पे लिया, वो बोला कि देखो भाड़ा लगेगा, हम बोले देंगे भाड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है कि नहीं भाड़ा उस तरह से नहीं है, महीना महीना वाला सिस्टम नहीं है, जैसे जैसे तुम सामान बनाओगे, कोयला निकालोगे हमारे फील्ड से, तो पर टन कोयले का तुमको एक सर्टेन रेट से पेमेंट करना होगा। जैसे मान लीजिए बोला 10 रुपया टन, तो 10 रुपया टन, अब मैं 100 टन कोयला निकाला, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000 रुपया। मैं जितना ज्यादा कोयला निकालूंगा मेरा भाड़ा उतना ज्यादा बढ़ते चला जाएगा, है कि नहीं। तो जो भाड़ा मेरे प्रोडक्शन से रिलेटेड, आप ऐसे सोचिए, रॉयल्टी इज दैट रेंट विच इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन से संबंधित है, उसको हम लोग यहाँ पे रॉयल्टी बोलेंगे या हायर चार्जेस बोलेंगे। सिंस ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, हम लोग इसको ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, डेबिट साइड। अच्छा, इट इज एन एक्सपेंस। अच्छा, इसके बाद वेजेस, जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको जो मजदूरी देंगे वो आएगा। कैरेज इनवर्ड भाड़ा होता है, लाने का, कोई भी सामान को लाने का भाड़ा होता है। कोई कोई किताब में इसको फ्रेट भी बोला जाता है, फ्रेट या फ्रेट इनवर्ड्स भी बोला जाता है, एक ही है दोनों। गैस, वाटर, स्टीम, आप लोग समझ ही गए होंगे कि कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूज ऑफ गैस, बाय यूज ऑफ वाटर, बाय यूज ऑफ स्टीम एक्सेट्रा। इसके लिए, इसके पीछे आपका जो खर्चा हुआ होगा उसको आपको यहाँ पे शो करना होगा। पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बोला जा रहा है, जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है। तो फैक्ट्री में यूज होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होगा, जो चार्जेस होगा, वो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे। इसके अलावा डॉक चार्जेस, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी। डॉक चार्जेस क्या हो गया, कोई मान लीजिए कि आप इंडिया के बाहर से कुछ सामान को मंगाए हो, तो जब जहाज जनरली जहाज के थ्रू ही आता है सामान, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, तो जहाज एक पर्टिकुलर जगह पे आकर के रुकता है। तो जो बंदरगाह होते हैं, सी पोर्ट, तो सी पोर्ट में पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटीज को आपको जहाज रुकवाने के लिए आपसे कुछ चार्जेस लिया जाता है। जहाज आप रख सकते हो वहाँ पे, और सामान को उतारने के लिए, सामान उतार करके आपको रखने के लिए आपको कुछ चार्जेस देना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डॉक चार्जेस। तो सामान, ये जनरली सामान जो बाहर से आ रहा है, जो समुद्री मार्ग से आ रहा है, उसके लिए ये चार्जेस लगता है। इसके अलावा होता है आपका इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी भी जब विदेश से कुछ सामान आता है, इंडिया के बाहर से कुछ सामान आता है, तो जो कस्टम्स ड्यूटी हम लोग को देना पड़ता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, ये आएगा। इसके अलावा हर तरह के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हर तरह के खर्चे आएंगे, ठीक है। एक और खर्चा आता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय भी एक तरह का ड्यूटी होता है, ये भी गुड्स को लाने से रिलेटेड है। तो ये सब खर्चा आपको यहाँ पे शो करना होगा। इसके अलावा अब आप देखो, क्रेडिट साइड में ज़्यादा आइटम्स नहीं है, क्रेडिट साइड में सेल्स आता है, और आता है आपका लेस सेल्स रिटर्न। कुछ भी सामान आपने बेचा और कुछ सामान हो सकता है कस्टमर आपको वापस कर दिया, तो वो सेल्स रिटर्न को सेल्स में से आप माइनस कर देना, तो आपका जो नेट फिगर आएगा वो आ जाएगा। इसके अलावा आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, तो आपको टोटल करना है, क्रेडिट साइड का टोटल करके आपको डेबिट साइड के सारे फिगर्स आपको माइनस करने हैं। इससे आपको निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन डिटेल में नहीं पूछा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स में से जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, वो उससे निकल जाएगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर।
तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। मैं नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो वीडियो होगा, उसमें मैं जो अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल्स, ये सब निकाला जाता है। थैंक यू दोस्तों। हम लोग एक और चीज़ खाली डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में कंफ्यूजन होता है। तो कैरेज इनवर्ड क्या होता है? कैरेज इनवर्ड होता है जो भाड़ा रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक लाने के लिए हम लोग पे करते हैं, वो हो जाएगा कैरेज इनवर्ड। वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वहां पे आ जाएगा। एक और आइटम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है। ये भी खर्चा है, ये भी डेबिट साइड में आएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्यों? जो सामान हम लोग रॉ मटेरियल्स खरीदे, उससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करेंगे, उससे हम लोग का फिनिश गुड्स बनेगा। फिनिश गुड्स को बाजार में जाकर के बेचेंगे, तो जो बाजार में जब ले जाना पड़ेगा ना, फैक्ट्री से बाजार में ले जाना पड़ेगा, उसके लिए वैन, ट्रक, वो सब हम लोग को हायर करना होगा। उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेगा हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। मतलब कैरेज आउटवर्ड मतलब वो भाड़ा जो तैयार माल को मंडी तक पहुंचाने का भाड़ा है, और कैरेज इनवर्ड मतलब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक ले आने का भाड़ा है। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। थैंक यू।